हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको पढ़ाएंगे इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ शेयर में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर यानी शेयर का निर्गमन, यानी शेयर का निर्गमन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है शेयर, कि शेयर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शेयर क्या है, व्हाट इज शेयर। शेयर का मतलब ये होता है, शेयर का मतलब होता है अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा। भोजपुरी में उसको कहा जाता है बाखरा। भोजपुरी में क्या बोला जाता है, बाखरा। मान लीजिए दो भाई है, राम है और श्याम। राम और श्याम के बीच में झगड़ा हो जाता है तो राम कहेगा कि भैया रे तका बाखरा लगा दो। तो बखरा, बात समझ में आ रहा है ना। बाखरा यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बच्चों, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे शेयर। शेयर का मतलब होता क्या है कि जब कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होता है तो उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों और हिस्सों को शेयर यानी अंश कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, जब कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों और हिस्सों में विभाजित होती है तो उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों और उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को अंश यानी शेयर कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, अंश यानी शेयर कहते हैं। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर। जी हाँ मेरे दोस्त, इशू ऑफ शेयर। शेयर तीन तरह से इशू होते हैं, एक एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जी हाँ मेरे दोस्त, शेयर कितने तरह से इशू होते हैं, तो शेयर तीन तरह से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन में देगा शेयर इशू होते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो तीसरा आपका लास्ट आपका ऑप्शन जो देगा, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। आप किस पे टिक आउट लगाइएगा, ऑल ऑफ दिस पे। वैसे तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार शेयर दो ही तरह से इशू होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम पर। तो यदि क्वेश्चन में दे दिया कि शेयर इशू होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एट पार और एट प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन देता है दोनों और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे टिक आउट लगाइएगा, दोनों पे, एट पार और एट प्रीमियम। यदि क्वेश्चन में देता है कि शेयर इशू होता है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि शेयर इशू होता है, तो शेयर किस पे इशू होता है, तो पहला ऑप्शन दिया एट पार, दूसरा ऑप्शन देता है एट प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन देता है एट डिस्काउंट और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। तो इस सिचुएशन में आप किस पे टिक आउट लगाइएगा, ऑल ऑफ दिस पे। आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं कि एट पार क्या है, एट प्रीमियम क्या है, एट डिस्काउंट क्या है। मेरे दोस्त वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए एट पार। एट पार का मतलब ये है किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। जी हाँ मेरे दोस्त, किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसे 10 रुपये में ही इशू किया गया। कितना में इशू किया गया, 10 रुपये में ही इशू किया गया, तो उसे बोलेंगे एट पार। मान लीजिए किसी शेयर का मान लेते हैं किसी शेयर का वैल्यू 100 रुपये है। कितना रुपये है, 100 रुपये है और उसे 100 रुपये में ही इशू किया गया, 100 रुपये में ही जारी किया गया, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एट पार। यानी शेयर के फेस वैल्यू पर ही शेयर को इशू किया जाता है तो उसे
एट पार के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि एट प्रीमियम क्या है। मान लेते हैं किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसे 12 रुपये में इशू किया गया। कितने रुपए में इशू किया गया? 12 यानी 12 रुपये में इशू किया गया। कितने अधिक में इशू किया गया? 2 रुपये अधिक में इशू किया गया। तो ये 2 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा? एट प्रीमियम कहलाएगा। 2 रुपये क्या कहलाएगा? एट प्रीमियम। यानी शेयर के फेस वैल्यू से जितना अधिक पर शेयर इशू होता है उतना अधिक अमाउंट आपके लिए क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। तो इसमें कितने रुपये अधिक में इशू किया गया है? 2 रुपये में अधिक। 2 रुपये अधिक है ना, तो 2 रुपये अधिक आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रीमियम। मान लेते हैं किसी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपये है। कितना रुपया है? 100 रुपये। और उससे 110 रुपये में इशू किया गया। कितना में इशू किया गया? 110 रुपये। 100 रुपये फेस वैल्यू था, इशू कितना हुआ? 110 रुपये में इशू हुआ। अधिक कितना? तो 10 रुपये अधिक है, तो 10 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा? एट प्रीमियम कहलाएगा। आई होप आपको एट प्रीमियम भी समझ में आ गया। एट डिस्काउंट तो आप समझ ही गए होंगे, यानी किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसे 9 रुपये में इशू किया गया। तो कितने कम पर इशू किया गया? 1 रुपये कम पर इशू किया गया। तो ये 1 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा? एट डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? एट डिस्काउंट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिया गया कि शेयर कितने तरह से इशू होते हैं, तो शेयर 3 तरह से इशू होते हैं। अब हम इस पे ऑब्जेक्टिव और कितने क्वेश्चन आएंगे? यदि शेयर ये है, यदि शेयर प्रीमियम पर इशू होता है, एट प्रीमियम पर इशू होता है, तो उसे हम लोग कैपिटल गेन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मेरे दोस्त? कैपिटल गेन। यदि शेयर एट प्रीमियम पर इशू होता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। यदि शेयर एट डिस्काउंट पर इशू होता है, किस पे इशू होता है? एट डिस्काउंट पर इशू होता है, तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? कैपिटल लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा कि शेयर, ये जो शेयर इशू हुआ है किस पे इशू हुआ है? प्रीमियम। तो क्वेश्चन में देगा शेयर, जब शेयर प्रीमियम पर इशू होता है तो किस एक्ट के अनुसार इशू होता है? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 यानी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम पर इशू होता है। किस पर इशू होता है? प्रीमियम पर। क्वेश्चन में देगा कि किस धारा के अनुसार शेयर प्रीमियम पर इशू होता है, तो आप कहिएगा 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर जो है एट प्रीमियम पर इशू होता है। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में देगा कि शेयर जो है डिस्काउंट पर, तो शेयर जो है डिस्काउंट पर किस एक्ट के अनुसार? तो याद रख लीजिए, जो शेयर होता है, शेयर कंपनीज एक्ट 2013 53 के अनुसार शेयर जो है एट डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, कंपनी एक्ट 2013 53 के अनुसार शेयर जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। प्रीमियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर जो है प्रीमियम पर इशू होता है। और यहाँ पर डिस्काउंट की बात आ जाए तो कंपनी एक्ट 2013 यानी कंपनी एक्ट 2013 की धारा 53 के अनुसार शेयर जो है एट डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। यदि शेयर प्रीमियम पर इशू होता है तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। यदि शेयर डिस्काउंट पर इशू होता है तो उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। आई होप पहला बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, टाइप्स ऑफ शेयर यानी शेयर के प्रकार। तो हम आपको बता दें कि शेयर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। बातों को ध्यान से सुनिए। पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। जो व्यक्ति शेयर को खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि शेयर के कितने टाइप्स होते हैं, तो शेयर के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। जब भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर देता है तो प्रेफरेंस शेयर से पहले ये परसेंटेज दे देता है। तो याद रख लीजिए मेरे दोस्त, इस परसेंटेज को किस नाम से जानते हैं, तो इस परसेंटेज को रेट ऑफ डिविडेंड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड। इस क्वेश्चन में देता है जो परसेंटेज को किस नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा तो याद रख लीजिएगा रेट ऑफ डिविडेंड। तो आप किस पे टिक आउट लगाइए? रेट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन में देगा कि शेयर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका कहिएगा शेयर के 2 प्रकार होते हैं। क्लियर? जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे, जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये लैला है। कौन है जी? तो ये लैला है। लैला ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदी। लैला ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदी। कितने के रेट से? तो 10 के रेट से। बातों को ध्यान से सुनिए। लैला जो है 10,000 शेयर को खरीदी। कितने के रेट से खरीदी? 10 के रेट से खरीदी। अब जब शेयर जो है लैला खरीद ली, कौन शेयर खरीदी है? प्रेफरेंस शेयर खरीदी है। तो लैला क्या कहलाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मजनू है। कौन है? मजनू। मजनू ने भी क्या किया? मजनू ने भी 10,000 शेयर खरीदा और लैला ने भी 10,000 शेयर खरीदा। तो लैला 10,000 शेयर खरीदेगी तो लैला को हम लोग किस नाम से जानेंगे? लैला प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएगी। और मजनू इक्विटी शेयर खरीदा है तो मजनू क्या कहलाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अब जो ये शेयर खरीदा गया है, अब शेयर का पेमेंट 2 तरीकों से किया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, शेयर का पेमेंट 2 तरीकों से किया जाता है। आइए हम आपको इधर समझाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है पेमेंट ऑफ शेयर, यानी शेयर का पेमेंट कितने तरीकों से किया जाता है? तो शेयर का पेमेंट 2 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका क्या है? तो पहला लिखा हुआ है शेयर्स पेबल इन 1 इंस्टॉलमेंट, या तो हम इसको बोल सकते हैं शेयर पेबल इन 1 इंस्टॉलमेंट, या तो एक और इसका नाम है शेयर पेबल इन लमसम। लमसम का मतलब ये होता है एक ही बार में दे देना। एक ही बार में जो पैसा पे किया जाता है उसे हम लमसम पेमेंट के नाम से जानते हैं, या तो हम उसको बोलेंगे 1 इंस्टॉलमेंट। यानी लैला जो है 10,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदी। कितने के रेट से? तो 10 के रेट से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 लाख रुपया होगा। यानी लैला भी 1 लाख का शेयर टोटल खरीद ली और मजनू भी 1 लाख का टोटल शेयर खरीदा। अब 1 लाख रुपया देना है, तो अगर लैला जो है एक ही बार में पैसा दे देती है 1 लाख रुपया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 इंस्टॉलमेंट यानी लमसम पेमेंट। यदि मजनू भी एक ही बार में पैसा दे देता है 1 लाख रुपया, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? शेयर पेबल इन 1 इंस्टॉलमेंट या शेयर पेबल इन लमसम। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट के अंतर्गत याद रख लीजिए मेरे दोस्त, लमसम पेमेंट के अंतर्गत सिर्फ 2 एंट्री होती है। जी हाँ मेरे दोस्त, लमसम पेमेंट के अंतर्गत कितना एंट्री होता है? 2। ये याद रख लीजिएगा। और हम आपको बता दें, ये बाद वाला बात है, पहले हम आपको समझा देते। ये सारा बात इधर है, हम आपको इधर भी समझा देते हैं कि याद रख लीजिएगा लमसम पेमेंट के अंतर्गत 2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का एंट्री एक साथ होता है। याद रख लीजिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का एंट्री एक साथ होता है। ये आपको लास्ट में फिर एक बार हम आपको समझा देंगे। अभी आपको यहाँ पर बात समझ में नहीं आता होगा। इतना आप समझ लीजिए कि जब शेयर खरीदा जाता है तो शेयर का पेमेंट 2 तरीकों से होता है। एक पहला तरीका बता दिया, अब हम आपको दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है?
तो शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट, शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। मान लेते हैं कि ये जो लैला है 10,000 शेयर खरीदी, कितने कैरेट से खरीदी थी? तो 10 कैरेट से। अब लैला कह रही है कि जो हम 10 के रेट से खरीदे हैं हम उसको बारी बारी से भुगतान करना चाहते हैं, ब्रेक कर के भुगतान करना चाहते हैं, आई मीन इंस्टॉलमेंट पे भुगतान करना चाहते हैं। तो उसका भी तरीका है। तरीका ये है कि पहला यदि पेमेंट किया जाएगा तो उसका नाम एप्लीकेशन रखा गया। दूसरा जब पेमेंट किया जाएगा तो उसका नाम क्या रखा गया? अलॉटमेंट। तीसरा जब पेमेंट किया जाएगा तो उसका क्या नाम रखा गया? फर्स्ट कॉल। चौथा जब पेमेंट किया जाएगा तो इसका नाम क्या रखा गया? सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शेयर का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कीजिएगा तो सिर्फ 4 तरीकों से ही कर सकते हैं, 4 बार ही कर सकते हैं, 5वां बार आपको समय नहीं दिया जाता है। यानी कंपनी आपको केवल 4 बार ही, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में ही शेयर का पेमेंट करने का समय देती है, 5वां समय आपको नहीं मिलेगा। तो जब पहला आप पेमेंट कीजिएगा पहला समय पर तो उसका नाम क्या रख दिया गया? एप्लीकेशन। जब दूसरी बार आप पेमेंट कीजिएगा दूसरी समय पर तो दूसरा का नाम क्या रख दिया गया है? अलॉटमेंट रख दिया गया। तीसरा का क्या नाम रख दिया गया है? फर्स्ट कॉल। तीसरा का नाम फर्स्ट कॉल और चौथा का नाम क्या रख दिया गया है? सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। अब ये जो 10 रुपये है, अब ये जो लैला और मजनू, लैला जो है प्रेफरेंस शेयर खरीदी और मजनू ने कौन शेयर खरीदा? इक्विटी शेयर। अब लैला जो है कह रही कि हम इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ कर देंगे। तो मान लेते हैं लैला ने क्या किया? एप्लीकेशन पर 2 रुपये के रेट से दी, अलॉटमेंट पर 3 रुपये के रेट से दी, फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपये के रेट से दी मान लेते हैं, और सेकेंड चाहे फाइनल कॉल पर भी 3 के रेट से दी। टोटल को हम लोग ऐड करेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करके क्लियर, यानी टोटल 1 लाख, यानी पहली बार 20 रुपया दी, यानी 2 में 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 शेयर हो जाएगा ना। यानी पहली बार जो लैला पैसा दी उसका नाम हुआ एप्लीकेशन, तो मान के चले 20 रुपया दी। दूसरी बार जब लैला ने पेमेंट की 30 रुपया तो उसका क्या नाम रख दिया गया? अलॉटमेंट। तीसरी बार जब लैला पेमेंट की तो इसका नाम क्या रख दिया गया? फर्स्ट कॉल। और चौथा बार जब लैला ने पेमेंट की तो इसका नाम क्या रख दिया गया? फाइनल कॉल। तो टोटल 20,000, 30,000, 20,000, 30,000 टोटल जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब हम आपको मान लेते हैं कि लैला ने इस रेट से दी। अब हम मान लेते हैं कि लैला ने क्या की कि एप्लीकेशन का पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दी, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दी। अब फाइनल कॉल पर, यानी फाइनल कॉल पर ये सब 10-10 हज़ार के रेट से लैला ने पैसा दे दी। अब फाइनल कॉल पे लैला ने क्या की 9,900 शेयर ही दी। कितने के रेट से दी? तो 3 के रेट से दी। 100 रुपये नहीं दी, 100 रुपया नहीं दे पाई। जब नहीं दे पाई तो इसको किस नाम से जानेंगे? तो उससे हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कॉल्स इन एरियर। यानी जब कंपनी का पैसा शेयर होल्डर बाकी लगा देता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कॉल्स इन एरियर के नाम से जाना जाता है। तो अगर लैला पैसा बाकी लगा दी है तो इसको किस नाम से जानेंगे? कॉल्स इन एरियर के नाम से जानेंगे। और जब पैसा बाकी लगा दी तो टेबल TABLE टेबल F के अनुसार कॉल्स इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट चार्ज, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज लगता है? 10%। यानी जब लैला जो है कॉल्स इन एरियर का पेमेंट करेगी तो उसके साथ 10 टेबल F के अनुसार 10% इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब लैला कॉल्स इन एरियर का पेमेंट करेगी तो कब परसेंट देगी? 10% देगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब मान लेते हैं
मजनू ने क्या किया, मजनू ने इक्विटी शेयर खरीदा था, कितना का रेट से, तो 10 के रेट से खरीदा था मेरे दोस्त। मजनू ने क्या किया था, इक्विटी शेयर खरीदा था, कितना का रेट से मेरे दोस्त, तो 10 के रेट से ही खरीदा था। मान लेते हैं मजनू ने भी 2 रुपये का रेट से एप्लीकेशन पेमेंट कर दिया, 3 के रेट से फर्स्ट कॉल दे दी, 3 के रेट से अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। फर्स्ट कॉल का जैसे पेमेंट किया तो एडवांस में फर्स्ट कॉल के समय ही फाइनल कॉल बोले चाहे सेकेंड कॉल, इसका पेमेंट कर दिया एडवांस में, यानी एप्लीकेशन का भी पेमेंट कर दिया मजनू, अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दिया, और फर्स्ट कॉल के समय किसका भी पेमेंट कर दिया, फाइनल कॉल का एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो इसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, कॉल्स इन एडवांस। किस नाम से जानेंगे, कॉल्स इन एडवांस। यानी मजनू ने क्या किया, एडवांस के रूप में पैसा दे दिया। तो नियम ये है, इसमें भी TABLE टेबल F के अनुसार अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसा देता है तो उसे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात देखकर लैला घबरा जाती, करती अभी बाप रे बाप, मजनुआ के 12% इंटरेस्ट मिल गई और हमारा 10% देवे को पड़ गई। तो मजनू चालाक है, पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया और तू अपना आपके एल समझत रहलू हो, लैला अपना के एल समझत रहे, तो पेमेंट ना कलस, बाकी लगा दिलस, लटका दिलस, तो कंपनी का कलस सिंकरा से 10% इंटरेस्ट ले लेलस, तो देबू ना, जब बाकी लाग जाते तारा देवे को पड़ी। नियम ये है, नियम ये है कि जब बाकी आप लगा दीजिएगा, लैला जब बाकी लगा देगी तो उसको देना पड़ेगा टेबल F के अनुसार। नियम क्या है, तो कॉल्स इन एरियर पर क परसेंट इंटरेस्ट लगता है, 12%। अब लैला को कितना परसेंट देना पड़ा, सॉरी 10% देना पड़ा। कितना परसेंट देना पड़ा, 10% लैला को इंटरेस्ट देना पड़ा। लैला अपन मुँह सुखा ले, बाप रे बाप 10% देवे को पड़ गई, तो देबू ना 10%। क्लियर। अब मजनू ने एडवांस में पैसा दिया तो मजनू को कितना मिल गया, 12%। मजनू पूरा खुश हुआ, बाप रे बाप हमारा 12% इंटरेस्ट मिल गई। अब समझ लीजिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आइए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाते हैं। पहला बात कि लैला ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, सॉरी लैला ने प्रेफरेंस शेयर खरीदी तो लैला को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे। मजनू ने इक्विटी शेयर खरीदा तो मजनू को इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। याद रख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर, किसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, तो लैला ने खरीदी थी, तो लैला को वोट देने का अधिकार नहीं है। जो लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं उन्हें कंपनी में वोट देने का अधिकार है, तो मजनुआ को वोट देने का अधिकार होगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल बोलिए चाहे फाइनल कॉल, यानी अब इसको जब एप्लीकेशन पे पेमेंट किया जाएगा तो हम इसका पूर्ण रूप से नाम हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे पेमेंट करेंगे तो इसका पूर्ण रूप से नाम हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पर पेमेंट करेंगे तो इसका पूर्ण रूप से नाम होगा शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल बोलिए चाहे फाइनल कॉल, यानी सेकेंड कॉल पे बोले पेमेंट होगा तो शेयर सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल पे पेमेंट करेंगे तो इसका पूर्ण रूप से क्या नाम हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल। याद रख लीजिए, यानी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल, इन चारों का क्या नाम है, तो इन चारों का नाम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी शेयर एप्लीकेशन भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, शेयर सेकेंड कॉल बोलिए चाहे शेयर फाइनल कॉल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यहां तक बात समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन में देगा कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट, तो याद रख लीजिए कॉल्स इन एडवांस पर क परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 12%। और
कॉल्स इन एरियर पर कितना % इंटरेस्ट चार्ज करता है? तो 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। याद रख लीजिए कॉल्स इन एरियर भी लायबिलिटीज है और कॉल्स इन एडवांस भी क्या है? लायबिलिटीज है। याद रख लीजिए कॉल्स इन एरियर आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है और कॉल्स इन एडवांस भी आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज। ये ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है। फिर क्वेश्चन में देगा कॉल्स इन एरियर का DR बैलेंस होता है मेरे दोस्त। कॉल्स इन एरियर का कौन सा बैलेंस होता है? DR बैलेंस होता है। और कॉल्स इन एडवांस का CR बैलेंस होता है। कॉल्स इन एडवांस का कौन सा बैलेंस होता है मेरे दोस्त? तो कॉल्स इन एडवांस का CR बैलेंस होता है। कॉल्स इन एरियर का DR बैलेंस होता है। कॉल्स इन एरियर भी लायबिलिटी और कॉल्स इन एडवांस भी लायबिलिटी, यानी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल या बोलिए चाहे शेयर फाइनल कॉल, ये चारों आपके लिए कौन सा अकाउंट है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर आते हैं। ये हम बोले थे आपको बाद में समझाने के लिए, यानी यहां पर आ गया शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट। तो आपको बता दें कि जब भी लमसम पेमेंट किया जाता है तो याद रख लीजिएगा कि लमसम पेमेंट जब होता है तो 2 एंट्री होता है और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होता है। बात समझ में आ जाएगा ना? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होता है। आई होप आपको इधर भी बात समझ में आ गया होगा, ये भी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, इससे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पॉइंट क्या लिखा है? जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है उसको किस नाम से जानते हैं? शेयर होल्डर। क्वेश्चन में देगा जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, तो क्या कहेंगे? शेयर होल्डर, यानी हिंदी होता है अंशधारी। क्लियर, बात समझ में आ गया? शेयर होल्डर ऑनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी होते हैं, यानी कंपनी के मालिक होते हैं। क्वेश्चन में देगा शेयर होल्डर होता है, क्या होता है? तो कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी का मालिक होता है, कंपनी का स्वामी होता है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। क्वेश्चन में देगा शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? तो शेयर होल्डर को मेरे दोस्त डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। शेयर होल्डर को लाभांश दिया जाता है। डिविडेंड टैक्स फ्री अमाउंट होता है। याद रख लीजिए मेरे दोस्त, डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड टैक्स फ्री अमाउंट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। क्वेश्चन में देगा कि डिविडेंड किस पे दिया जाता है? तो डिविडेंड पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। लास्ट है, ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किए थे, ये भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो डियर स्टूडेंट बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में देगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू होता है, किस धारा के अनुसार इशू होता है? तो याद रख लीजिए जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू होता है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 45 यानी 43 के अनुसार इशू होता है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 43 के अनुसार शेयर इशू होता है। तो शेयर दोनों तरह से इशू किया जा सकता है, यानी प्रेफरेंस शेयर भी इशू होता है और इक्विटी शेयर भी इशू होता है। आई होप आपको ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं और हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 मिनट लेंगे। याद रख लीजिए शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, जब भी शेयर इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है तब दो एंट्री होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, जब भी शेयर का पेमेंट किया जाता है तब को एंट्री होला, तब दू गो एंट्री होला। भोजपुरी में समझ लो लोग, यानी जब एप्लीकेशन का एंट्री एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन को एंट्री हुई,
भोजपुरी में 2 एंट्री हुई। अलॉटमेंट का जब पेमेंट किया जाएगा तो अलॉटमेंट का क एंट्री होगा, तो अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा। फर्स्ट कॉल का भी हम पेमेंट करेंगे तो फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री होगा। सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का भी पेमेंट किया जाएगा तो सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल का भी क एंट्री होगा, 2। यानी एप्लीकेशन का भी 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री होगा, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का भी क एंट्री होगा, 2। 2 चौके 8, यानी टोटल 8 एंट्री होता है। वह टोटल कितना एंट्री होता है? 8 एंट्री होता है। वही जब लमसम पेमेंट होगा तो यही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के मिला के एंट्री 2 कर दिया जाला। बात समझ में आ रहा है ना? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को मिलाकर 2 एंट्री कर दी जाती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। दैट्स ऑल।